डॉक्टर साहब आप किस तरह सर्जरी से बगैर आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे। नहीं, आज की बात नहीं कह रहा। दिनों में हजूर वो पेशेंट से फारिग होकर जो पेपर वर्क है वो बाद में कर लेता हूँ। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ डेंटिस्ट नहीं है माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह। मगर अभी कोई ऐसी दवा शुरू नहीं हुई जिसका दांतों से ज्यादा ताल्लुक हो, वो बाद में आएंगी। जी आज तो बोर्ड के इंतजाम फिर से इंशाल्लाह। ठीक। ये जो सबक चल रहे हैं इनको बार बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके नामों से ही अक्सर लोगों को आशनाई नहीं होगी। मजमून अमूमी तौर पर तो जहन में नक्श हो रहे हैं, लेकिन कौन सी दवा की क्या अलामतें थीं, इनको अगर अभी हमने बार बार ना दोहराया तो आगे जाकर जब मज़ीद दवाएं आएंगी और मिलती जुलती अलामतें ज़्यादा बयान होंगी तो फिर कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्या चीज़ थी। जैसे बाज़ कौमों को जिनके नकूश हम नहीं जानते, उनका पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। अब चीनियों से मुलाकात शुरू में करें तो हर चीनी चीनी दिखाई देगा, वो हम उनको इस तरह दिखाई देते होंगे, तो इसलिए आगे जाके सारे चीनी हो जाएंगे। जो इलामतें भी नजर आएंगी आपको कहेंगे हाँ ये इलामतें मैं जानता हूँ, कहाँ थी वो, क्या नाम था उनका, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए जब मैं दोहराता हूँ तो इस पर घबराएं नहीं, ये मजबूरी है। शुरू में जितना आहिस्ता चलें आखिर पे उतना ही तेज चल सकेंगे, वरना सारा सफ़र ज़ाया जाएगा और बेकार होगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आपके जहन में। इसलिए मैं बार बार दोहराऊंगा और रफ्तार कुछ जब तक हम आगे बढ़ते हैं रफ्तार आहिस्ता होती जाएगी। एक बता दूं बात, मैं जो तेज़ कह रहा था मुराद ये है कि जब एक दफ़ा आहिस्ता रफ्तार से सारा मटीरियल मेडी का कवर हो गया फिर आपका सफ़र तेज़ होगा, क्योंकि अब आपके साथ आपके जहन में बहुत सी दवाएं नक्श हो रही हैं और इनकी फहरिस्त लंबी होती जाएगी तो बोझ बढ़ता जाएगा। इसलिए बार बार इतना नक्श करना ज़रूरी है कि एक की दूसरे से तमीज़ मालूम हो जाए, और इसीलिए मैं ज़्यादातर तमीज़ की इलामतों पर जोर दे रहा हूँ। वरना और बहुत से खवास इन दवाओं में पाए जाते हैं। मैं सारे खवास पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, ना ज़रूरी है, वो आप बाद में किताबों का मुतालिया करेंगे तो आपको मालूम होते रहेंगे। मगर दो तरह के खवास मैं ज़्यादातर आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। एक वो जिनमें दवा की तमीज़ मौजूद हो, दूसरे वो जो मेरे तजुर्बे में आए हों कि महज किताबों में नहीं लिखे हुए बल्कि वाक़अतन उन खवास से दवा पहचानी जाए तो मरीज़ पर असर दिखाती है। वरना बहुत सी ऐसी इलामतें आपको मिलेंगी जिनसे किताबें भरी पड़ी हैं, महज उन इलामतों को देखकर आप दवा देंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप जो कुछ सीखें उसका फ़ायदा जल्द आप अपनी आँखों के सामने मुशाहदा करने लग जाएं। एब्रोटेनम मैंने बताया था, यहाँ से बात शुरू हुई थी। आप में से किसी को याद है एब्रोटेनम की क्या खसूसियत है? डॉक्टर साहब के अलावा हाँ, क्यों जी, किसी तरफ से, ख़वातीन की तरफ से या मर्दों की तरफ से किसी को एब्रोटेनम लफ्ज़ याद है? हाँ जी फरमाइए। हाँ आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसकी इम्तियाजी इलामत क्या है सूखापन की? हैं? नीचे से शुरू होता है, बिल्कुल ठीक है। और कोई बात खास आप बताएं। नोट देख के बता रही हैं आप?
अभी आपने नोट देखे थे हैं? वही शुक्र है नहीं मिला। अच्छा, एक जगह से दूसरी जगह। हाँ, इंतकाल मर्ज। जी, इंतकाल मर्ज। एब्रोटेनम में जो नुमाया तौर पर सबसे पहले चीज सामने आती है वो इंतकाल मर्ज है। एक जगह से मर्ज दूसरी जगह जा पहुंचता है, और इंतकाल मर्ज में मर्ज की नौइयत नहीं बिगड़ती, बदलती नहीं, बल्कि जगह बदलती है। बाज़ दवाएं हैं जिनमें इंतकाल मर्ज नौइयत बदल लेता है। मसलन जिस्मानी बीमारी दिमागी बीमारी में तब्दील हो गई, वो भी दवाएं कुछ बताई थी। इसलिए जब मैं कहता हूं इम्तियाजी इलामात, तो इन बातों को याद रखें। इंतकाल मर्ज के नाम पर आपको बहुत सी और दवाओं में ये इलामत मिलेगी, इंतकाल मर्ज। अब इंतकाल मर्ज तो है, लेकिन किस किस्म का इंतकाल मर्ज है, जब तक वो याद नहीं होगा उस वक्त तक सही दवाई फौरन जहन में नहीं आएगी। समझ गए? तो अव्वल बात एब्रोटेनम की थी, इंतकाल मर्ज। लेकिन इसके मर्ज में खुसूसियत से मम्ज का ऐसे आज़ा में मुंतकिल होना कि उसके बाद फिर इंसान औलाद के काबिल नहीं रहता। और एक दफ़ा मम्ज का हमला हो जाए तो उसके बाद बज़ाहिर कोई शफा की सूरत दिखाई नहीं देती, क्योंकि गालबन तमाम खुलियात जिनसे औलाद पैदा हो सकती है उन सबको ये मार देता है। मम्ज का जहर जो आम बीमारी मामूली समझी जाती है, इसलिए इसको सप्रेस करना नहीं चाहिए। और याद रखना चाहिए कि जहाँ भी इंतकाल मर्ज की इलामतें ज़ाहिर हों, फ़ौरन या एब्रोटेनम या पल्स्टिला का ख्याल आना चाहिए, क्योंकि पल्स्टिला में भी इंतकाल मर्ज पाया जाता है। पल्स्टिला में एक और बात है, वो वैसे ही हरकत मुतहर्रक करती है, चीज़ को उल्टा देती है। एक तरफ कभी इस तरफ इलामत ज़ाहिर हुई, कभी इधर चली गई। किसी एक सिम्त से ख़ास नहीं है, लेकिन अदलना बदलना जगह का एक जारी निज़ाम है इसका। इंतकाल मर्ज से ये मुराद नहीं कि एक उज़्व को छोड़कर दूसरे पर हमला कर दे, मगर एक तरफ से दूसरी तरफ से फिर पहली तरफ, ये बेचैनी, मर्ज की बेचैनी इसमें दिखाई देती है। लेकिन यहाँ मम्स की सूरत में ये उसकी वजह से नहीं है, इसको इंतकाल मर्ज कहते हैं। वो जो दूसरी हालत है उसको इंतकाल मर्ज नहीं कहते। अब पल्स्टिला की एक ख़ास बात है, इसको चीज़ें उल्टाने का शौक़ है। शायद बच्चा पैदा हो तो बच्चा नॉर्मल खुदा ताला ने जो कानून बनाया उल्टा होना चाहिए, सर पहले और बाकी धड़ बाद में। और पल्स्टिला का जो मरीज़ है इसमें बाज़ दफ़ा निचला धड़ पहले होता है और सर ऊपर। उसकी वजह से देहात वगैरह में, जहाँ ऐसे ममालिक में जो तीसरी दुनिया के ममालिक हैं, जहाँ सर्जरी की सहूलतें नहीं हैं, ऐसी मरीज़ा बाज़ दफ़ा जान खो देती है, क्योंकि जिस तरह रफ्ता रफ्ता असाब में कुशादगी पैदा होनी चाहिए, अज़लात में वो नहीं पैदा होती। तो बहुत शदीद तकलीफ़ की हालत में ऐसी औरतें बाज़ दफ़ा जान दे देती हैं। पल्स्टिला 200 में अगर एक खुराक दी जाए तो बहुत जल्दी असर दिखाती है अल्लाह ताला के फजल से। अगर पहले पता लग जाए तो हफ्ते में 1-2 दफ़ा देना मुफीद रहता है, लेकिन जब ये पोजीशन दुरुस्त हो जाए फिर रुक जाना चाहिए, फिर हस्बे ज़रूरत देनी चाहिए। एक तो रब्वा का एक केस था, उस वक्त हज़रत मोमानी जान हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेगम, जिनकी छोटी आपा और बाकी सब औलाद भी उन्हीं के वतन से है। 2 बेगमात थीं। एक को हम क्या कहते थे, हाँ, अच्छी अम्मा। हाँ, अच्छी अम्मा वो बहुत प्यार करने वाली तबीयत, बच्चों से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती थी और उनसे बहुत ताल्लुक़ था बच्चों को, लेकिन वो उनके बदन से नहीं थे। जिनके बदन से थे वो खामोश तबीयत थी निस्बतन, और ज़्यादा सोशलाइज होने की आदत नहीं थी।
इसलिए बच्चे भी, वो बच्चे पैदा करती थी और सोशलाइज हो जाते थे अच्छी अम्मा से, तो आम लोग यही समझते थे कि इनके बच्चे हैं। मैं पहलों की बात कर रहा हूँ, पहली जो खातून थी, अच्छा छोटी अप्पा वगैरह और सबकी वालदा, उनमें उनका मुझे याद है, एक दफ़ा मुझे इत्तला मिली कि किसी की, हमारे घर की कोई खातून थी, उनकी पैदाइश बच्चे की इसी तरह उल्टी हुई है, यानी सर की बजाय धड़ का निचला हिस्सा पहले था, और उनको इन बातों का काफ़ी मुहावरा था, वो देखा करती थी, ऐसी मरीज़ों की मदद किया करती थी। तो उनकी ज़ेरे निगरानी, अभी ज़ेरे निगरानी नहीं आया केस, वो बाद में आई हैं। मुझे इत्तला मिली, मैं लाहौर में था उस वक्त, मैंने फ़ोन पर कहा कि पल्स्टिला 200 की एक खुराक अभी और एक कुछ देर के बाद और फिर चंद दिन तक 1-2 दिन के वक्फे से देना शुरू कर दें। वहाँ से परेशानी का फ़ोन आया कि सख्त तकलीफ़ शुरू हो गई है, दर्द कभी दाएं से बाएं जाती है, कभी बाएं से दाएं जाती है, और ये झटके लग रहे हैं। तो मैंने कहा ये अच्छी इलामत है, घबराओ नहीं। इसके मतलब पल्स्टिला ने काम शुरू कर दिया। और फिर मैंने कहा कि, या मैंने कहा उन्होंने खुद तजवीज़ किया कि छोटी अप्पा की वालदा इन बातों की माहिर हैं, अगर उनको बुला के दिखा दें तो क्या हर्ज है। मैंने कहा ज़रूर बुलवाएं, अगर वो आ सकती हैं तो देखें। चुनाचे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, वो जो पहली उल्टी पोजीशन थी वो ठीक हो चुकी है। तो इस किस्म के तजर्बे 1-2 दफ़ा नहीं, बारहा हुए हैं, लेकिन बाद दफ़ा बिल्कुल असर नहीं दिखाती, जिसका मतलब ये है कि मरीज़ा किसी और दवा की मरीज़ा थी या है, और सिर्फ एक दवा में बच्चे को उलटना नहीं है। मगर होम्योपैथ एक चीज़ को याद रख लेते हैं और फिर वही देते चले जाते हैं, हालांकि उससे मिलती जुलती दवाएं दूसरी भी याद रखनी चाहिए। और जहां एक दवा बज़ाहिर काम कर रही है, काम करना चाहिए बज़ाहिर, मगर काम नहीं करती, तो वहाँ कोई मिजाजी दवा ज़रूर तलाश करनी चाहिए। ये मेरा तजुर्बा है कि उस सूरत में उसका मिजाज पहले जब तक दुरुस्त नहीं होगा ये दवा असर नहीं करेगी। मसलन पल्स्टिला का अपोजिट मिजाज के लिहाज से इसके मुकाबल की दवा कैमोमिला है। कैमोमिला में गुस्सा बहुत पाया जाता है और बदमिजाजी सी, बात बात पर जब बच्चा जो है वो भड़क उठेगा, दर्द होगी तो गुस्से से रोएगा। बाद बच्चे दर्दनाक तरीके पर रोते हैं, उन पर बड़ा प्यार भी आता है, रहम भी आता है, माएँ उनको गले से लगा के गोलियाँ देने की कोशिश करती हैं। और बाद ऐसे हैं उनको हाथ लगाओ तो वो मुंह पे मारेंगी चपेट, कहेंगे छोड़ो मुझे, और गुस्से से इस तरह रोएंगे जैसे सारा कसूर माँ का ही हो, उसी ने बीमार किया हो। वो कैमोमिला का केस कहलाते हैं। अब बीमारियां एक जैसी हैं लेकिन दवाएं अलग अलग हैं, क्योंकि इंसान का मिजाज है जो रद्द अमल दिखाता है दवाई से, और जब तक मिजाज के मुताबिक दवा नहीं होगी सही रद्द अमल नहीं होगा। तो अगर बच्चा उलट है, पल्स्टिला जहन में आई है, आप दे रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि मरीज़ा का मिजाज कैमोमिला का है, तो पहले कैमोमिला देनी ज़रूरी है। कैमोमिला देंगे तो उसके नतीजे में या तो वही ठीक कर देगी, हालांकि किताब में लिखा नहीं होगा कि कैमोमिला बच्चे को पोजीशन ठीक करती है, या फिर उसके बाद पल्स्टिला असर दिखाएगी। बाज़ दफ़ा एक दवा दूसरी दवा के लिए तैयारी कर देती है। मसलन काली कार्ब के मरीज हों अगर, तो उससे पहले कार्बोवेज देना बहुत मुफीद है, वरना बाज़ दफ़ा काली कार्ब का असर बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ये मैं मिसाल के तौर पर दे रहा हूँ, जब इस पे काली कार्ब पे आएंगे तो फिर मैं मज़ीद बातें बताऊँगा तफसील से। एक मिसाल मैं बताना चाहता हूँ, काली कार्ब का जोड़ों की दर्दों से ताल्लुक़ है। पुरानी गंठिया की मरीज़ाएँ, खुसूसन मरीज़ाएँ काली कार्ब से ताल्लुक़ रखती हैं। कमर की शदीद दर्द का काली कार्ब से गहरा ताल्लुक़ है। बाज़ों के जोड़ फूल के बिगड़ने लगते हैं,
लेकिन इस दवा को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर मिजाज के मुताबिक हो तो इतना ज़्यादा ज़ोर मारती है जिस्म में कि बाज़ दफ़ा जिस्म में उतने मुकाबले की ताकत होती ही नहीं, इसलिए वो लड़ भिड़ के आप हार के बैठ जाता है और शदीद तकलीफ बढ़ जाती है। सारे जोड़ों में जोश पैदा हो जाता है, खून दौर कर रहा है और कुछ पेशती जा रही, और काली कार्ब से ये सब रद्द अमल पैदा हुआ है। अगर ये ठीक कर सके तो बिल्कुल बीमारी को जड़ से उखेड़ देती है, लेकिन उसके लिए बाज़ तजर्बाकार होम्योपैथ ने, मसलन डॉक्टर केंट ने ये मशवरा दिया है कि पहले कार्बोवेज शुरू करो। कार्बोवेज निस्बतन नरम इलामतों की दवा है, ये कुछ मरीज को काली कार्ब के लिए तैयार कर देगी, फिर दे के देखो, और ऊंची ताकत में न देना, छोटी ताकत में दो, क्योंकि यहाँ निशाना अगर तुम्हारा दुरुस्त है तो उतने ज़्यादा ख़तरा बढ़ेगा। आमतौर पर यह होता है कि अगर निशाना गलत हो तो नुकसान होता है। ये दवा क्योंकि तेज़ असर वाली है, इसलिए ये एहतियात ज़रूरी है। लेकिन पैदाइश के वक्त जब काली कार्ब की इलामतें हों, उस वक्त कार्बोवेज की तलाश न करें, वो वक्त ही नहीं होता। और ये जो वार्निंग है, तंबीह है, इसका हर मर्ज़ से ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ गंठिया की किस्म की मर्ज़ों से ताल्लुक़ है, जिनमें यूरिक एसिड या यूरिया की ज़्यादती से जोड़ों में दर्दें पैदा होती हैं, या और किसी वजह से एलर्जीज़ हैं जिनकी वजह से पुरानी वजुल मफासिल जिनको कहते हैं, या रूमेटिज़म, ऐसे मरीज़ों के लिए काली कार्ब एहतियात से इस्तेमाल होनी चाहिए, वरना शदीद रद्द अमल का ख़तरा होता है। लेकिन अगर दर्दें ऐसी हैं पैदाइश के वक्त कि कमर से दर्द बाहर की तरफ मुंतकिल होती है या वापस चली जाती है, सेंटर से नीचे उतरती है और फिर वापस लौटती है, और या बाहर की तरफ टांगों में उतरती है, ऐसी सूरत में काली कार्ब बहुत अच्छा असर दिखाती है। और जिन खतूत पर दर्दों को चलना चाहिए, जिसके नतीजे में बच्चे को धकेलने की ताकत पैदा होती है, उन्हीं खतूत पर ही आ जाती है। फिर बस दर्दें अगर अपने वो खतूत छोड़ दें जिन पर चलकर बच्चे को बाहर धकेलने के लिए दर्दों को खुदा ताला ने इस्तेमाल किया है, तो फिर सिर्फ तकलीफ देती हैं और फ़ायदा नहीं देती। ऐसे मौके पर तैयारी वाली बातें ना ज़हन में रखें, बिल्कुल जो दवा नज़र आती है उसको फ़ौरन दें। मगर अब मैं बता रहा था एब्रोटेनम का, एब्रोटेनम में भी वजुल मफासिल पाई जाती है, और इसका एक इंतकाल ऐसा है जो भेस बदल जाता है। वो मैं आपको याद देना, मैंने कहा था ना, वजुल इसमें इंतकाल मर्ज, बीमारी वही है जो नीचे उतर गई है या ऊपर चढ़ गई है, एक उज़्व से दूसरे में चली गई है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये बीमारी जब जगह बदलती है तो पहचानना मुश्किल होता है। मसलन वजुल मफासिल की बात कर रहे हैं, जोड़ों के दर्द, इनमें एब्रोटेनम अच्छा असर रखती है, मगर इसको अगर आप दबा देंगे, यानी किसी मरीज़ में जोड़ों के दर्द को, तो असहाल की तकलीफ़ होगी और असहाल के नतीजे में आराम आएगा। यानी एक बीमारी एक दूसरी बीमारी में बदल रही है। उसकी वजह यह है कि वो जहरीले मादे जो जिस्म में दर्दें पैदा करते हैं, वो जब अंतड़ियों में खारिज होने लगें तो उसके नतीजे में उनमें सोजिश पैदा हो जाती है और असहाल लग जाते हैं। अब फैसला ये बात है कि आया असहाल से उसको वापस करके जोड़ों में फेंका जाए या जोड़ों से असहाल में रहने दिया जाए। यहाँ अगर आप इसको वापस फेंकेंगे तो गलती होगी, क्योंकि जोड़ों में दर्द का रहना बताता है कि खून के अंदर मुफसिद मादे ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं और उनकी लेवल बढ़ गया है, उनकी सतह ऊंची हो गई है। असहाल उसको बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए उन असहाल को रोकना ठीक नहीं।
लेकिन जब मरीज आराम पा जाए फिर उसका इलाज इसी दवा से होगा, क्योंकि ये दवा दोनों जगह काम करेगी। फिर वहां ये असर नहीं दिखाएगी कि एक तरफ से दूसरी तरफ धकेल रही है। वक्ती तौर पर फौरन असाल दबाना नुकसानदेह है, लेकिन जब मरीज खुद ब खुद कुछ अरसे के बाद शफा पा जाए, नरम ग़िज़ा रखनी चाहिए। फिर उसको ये दवा देंगे तो जोड़ों पर भी असर करेगी, अंतड़ियों को भी मजबूत बनाएगी और रफ्ता रफ्ता इससे मरीज बेहतर हो जाएगा। जो सोखे के मरीज हैं उनका भी असाल से ताल्लुक़ होता है। अक्सर दायमी असाल के मरीज होते हैं, इसलिए जब ये बातें आप इलामतें पढ़ते हैं तो अपने जहन में इस तरह जोड़ डाला करें आपस में। आपस के ताल्लुकात जिस तरह दवाओं के हैं उसी तरह बीमारियों के हैं, और इन दोनों को अगर आप खोल कर अपनी नज़र में ले आएंगे तो उससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी बीमारी देखकर दवाओं की तरफ मुंतकिल होने की सलाहियत तरक्की करेगी। अब सोखे का, इस ऐसे सोखे का जिसका जिक्र एब्रोटिनम में मिलता है, असाल से भी ताल्लुक़ है और टांगों का आज़ा का नीचे से सूखने से ताल्लुक़ है। इसलिए मालूम होता है कि कोई ऐसा मादा जहरीला पैदा हो रहा है बाद जरासीम के नतीजे में, या वैसे अंदर मौजूद है जैसा जोड़ों में दर्द पैदा करने वाला मादा होता है, और वो जहरीला मादा अगर असाल की सूरत में निकलता है तो साथ सोखा होना शुरू हो जाता है। अगर उसको आप रोकेंगे तो ख़तरा है कि दिमागी बीमारियों में न तब्दील हो जाए। इसलिए सही दवाई का इस्तेमाल ज़रूरी है, और एब्रोटिनम वहाँ इंतकाल मर्ज़ वाला काम नहीं करती बल्कि दोनों हालतों को दुरुस्त करती है। इसलिए एब्रोटिनम देने से ये ख़तरा नहीं है कि मरीज़ का एक मर्ज़ दूर हो रहा हो और दूसरा ठीक हो रहा, दूसरा पैदा हो रहा हो। हाँ, अगर किसी और दवा से आपने असाल रोके तो सोखा ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो सोखा एक ख़ास नौइयत का है जिसका ऐसे जहरों से ताल्लुक़ है जो अंतड़ियों में सोजिश भी पैदा करते हैं और सोखा भी पैदा कर रहे हैं। एब्रोटिनम ज़रूरी है ऐसी सूरत में। और सोखे की दवाओं में मैंने देखा है कि आम तौर पर जो दवा है बस वही काम आती है, दूसरी दवाएं या छठा काम नहीं आता। खूब पहचान लेना चाहिए। इल्ला माशाअल्लाह अक्सर सोखे के मर्ज इतने वाज़ेह तौर पर होम्योपैथिक दवाओं में बयान हुए हैं कि वो फ़ौरन पहचाने जाएंगे और उनका इलाज कुछ मुश्किल नहीं, खुदा ताला के फजल के साथ। 3 दवाएं मैंने आपको सोखे की 4 गालिबन बताई थी। कौन कौन सी डॉक्टर साहब आपको याद होगा? इसमें सिमिसीफ्यूजा भी है, एक नेट्रोम्योर है, और एक एब्रोटिनम और सिमिसीफ्यूजा भी है जी। लेकिन और वही सिमिसीफ्यूजा का नाम एक्टिया रेसिमोसा। हाँ जी। और क्या थी? नेट्रोम्योर बता दिया आपने मुझे? नेट्रोम्योर आपने बता दिया मेरी जगह। ठीक है। नेट्रोम्योर है और एब्रोटिनम है। दवाएं बहुत हैं असल में उसमें, और सिमिसीफ्यूजा से भी इसका ताल्लुक है। एक और दवा मैंने बताई थी, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रही खुद, जिसका हमला दिमाग पर होता है। मैंने बताया था ना आपको, किसी को याद है वो क्या दवा थी? क्या अगर इलाज गलत जी, इथूजा है। इथूजा सबसे अहम दवा, वो बहुत ही ज़रूरी है, जो मुझे याद तो थी मगर इस वक्त जहन से निकल गया था लफ्ज़। इथूजा पे मैंने आपको मिसाल भी दी थी। इथूजा में ये होता है कि असाल नहीं लगते, इसलिए ये नुमाया बात है। हर दवा के लिए मैंने कहा था ना, कोई टैग लगा लें, कोई निशानी ऐसी लगा लें कि जब वो अजीब बात नज़र आए तो वो दवा फ़ौरन जहन में आए। अक्सर सोखे की बीमारियों में असाल की शिकायत
साथ जुड़ी हुई होती है। और इंसान यही समझता है कि शुरू में कि असहाल की वजह से बच्चा सूख रहा है, हालांकि सोखे की वजह से असहाल लगे होते हैं। ये अलग अलग बातें हैं दो। लेकिन सोखा जरूरी नहीं कि असहाल की इलामतें पैदा करे। एक दवा है इथूजा, जिसमें वो कब्ज की इलामत पैदा करता है, और बाज़ दफ़ा कब्ज ऐसी सख्त कि डॉक्टरों को शुबा पड़ता है कि वो जो नीचे रज़ा के फुजले को ले जाने का रास्ता है वो बंद है या बना ही नहीं। एक ऐसा ही केस एक दफ़ा मेरे पास आया था, जिसके मुतालिक सर्जनों ने फैसला कर लिया था कि पेट चाक करके सुराख बनाया जाए। उनको यकीन था कि नाली का रास्ता ही नहीं बना, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था एक दफ़ा भी उसने फुजला नहीं किया, और सोखे की आखिरी हालत तकरीबन पहुंच चुकी थी। मैंने उससे पूछा माँ से कि डॉक्टर ये कहते हैं कि इस वक्त बच्चे की हालत ऑपरेशन के काबिल है? तो उन्होंने कहा नहीं, इस वक्त वो कुछ देर इसको बिल्ड करेंगे गालबन। यानी उसने ये लफ्ज़ तो नहीं बोले, माँ तो बेचारी अनपढ़ सी थी। जो तासुर मैंने लिया वो यह था कि हॉस्पिटल में फ़ौरन ऑपरेशन तो बहरहाल मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसको तो चाकू लगा तो वैसे ही मर जाएगा, लेकिन कुछ अरसा लगाएंगे। तो मुझे उससे होम्योपैथिक तजर्बे का मौका मिल गया। मैंने उससे कहा कि ये इथूजा दवा है, ये शुरू करा दो, और कुछ अरसे के बाद मुझे भी बताना और डॉक्टर को भी दिखाना। अब मुझे याद नहीं कि अरसा कितना था, हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा नहीं गुजरा था कि पहली दफ़ा उसको खुद इजाबत हुई। और इजाबत दस्त नहीं थे, बल्कि नरम इजाबत थी, मगर कुछ बंधी हुई नरम इजाबत। और उस दिन के बाद से बच्चा ठीक होना शुरू हो गया। सबसे पहला असर जो इसका फौरन दिखाई देता है यानी इथूजा का, वो ये है कि बच्चा जो उल्टियां करता है कच्चे दूध की, उसमें कमी आ जाती है। कुछ देर वो दूध मैदे में रुकने लगता है। वरना इथूजा की जो ख़ास पहचान है, एक वही कि साल का ना होना या बहुत मामूली मकदार में इजाबत होना। दूसरी उसकी ख़ास अलामत यह है कि उल्टी करता है लेकिन भूख कायम है। आमतौर पर मतली के नतीजे में उल्टी करने वाला बच्चा तो दूध से भागता है, वो तो दूध देख के ही हाथ से परे कह फेंकेगा कि मैंने कुछ नहीं पीना। लेकिन इथूजा का बच्चा दूध पीता है, थोड़ी देर लगता है दूध गर्म हुआ, सारे का सारा दूध उसी तरह उलट देता है, साफ सुथरा। वो फटता भी नहीं, अभी थोड़ा सा इससे शायद फट भी जाए, मगर अक्सर बेफटे दूध उलट देता है। और उसके बाद फौरन रोता है और दूध। अब वो सारा दिन किस तरह वो दूध इतना पिलाया। खासतौर पर पाकिस्तान में तो वैसे भी दूध आजकल बड़ा मुश्किल है मिलना, और उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो मुझे उससे ये ख्याल पैदा हुआ था, इसी वजह से कि बुनियादी तौर पर बच्चे की सेहत इतनी नहीं गिरी कि जिगर ने काम करना छोड़ दिया हो। जो भूख मौजूद है तो उम्मीद मौजूद है। और इजाबत ना होना इसलिए कि वो नीचे कुछ जाए तो निकले ना। वो नाली सूख गई है बेचारी, वहाँ तक कुछ पहुँचता नहीं। सूखने की वजह से बाज़ दफ़ा जुड़ जाती हैं झिल्लियाँ या कुछ आपस में चिपक जाती हैं। उसके नतीजे में डॉक्टर को ये शुबा ठीक हुआ होगा कि सुराख नहीं है, मगर वो सुराख बना भी देता तो नीचे कुछ जाता तो निकलता ना। इसलिए ये जो ख़ास इलामतें हैं ये आपको याद रखनी चाहिए। अब सोखे की मैंने आपको बता दी हैं 2-3 दवाएँ। आमतौर पर इनके दायरे में ही मर्ज रहता है, और हमारे यहाँ इंग्लिस्तान में तो कम है मौका, लेकिन हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में और हिंदुस्तान वगैरह तीसरी दुनिया के मुल्कों में ये आम बीमारी है बच्चों में, और बड़े खौफनाक नज़ारा होता है सूखे बच्चों को देखना। इसलिए ये आप अच्छी तरह याद रख लीजिए। आप उसके मुराद है कि जो सुन रहे हैं बाहर दुनिया में उनके काम आएगी। और मैंने सिमिसिफूजा के मुतालिक आपको क्या बातें बताई थी डॉक्टर साहब, बताइए। एक्टिया रेसिमोसा भी इसको कहते हैं, इसलिए एक ही पट्टी में इसको पढ़ा है मैंने। सिमिसिफूजा में बाज़ जगह लिखा होता है सी की पट्टी में।
है नहीं, सबसे बड़ी इसकी इलामत क्या है? ये औरतों की गर्दन। हाँ, लेकिन कौन सी ऐसी इलामत है जिससे मुमताज होकर औरतों की दवाओं में ये नुमाया होकर आपके सामने आए? हाँ जी, फरमाइए। जी, मतली तो खैर होती रहती है आम औरतों को। इसकी जो खास इम्तियाजी, हाँ बताइए। नहीं, किसी को नहीं पता। आमतौर पर जब मेंसेस जारी होते हैं तो अक्सर तकलीफ़ों को जो इससे पहले हैं आराम आ जाता है और मरीज़ा बेहतर महसूस करती है। जब ना जारी हों तो सर पर दबाव और तकलीफ़ें, जोड़ों में दर्दें। ये एक अजीब दवा है कि जितना जारी होते हैं तकलीफ़ बढ़ती है और दर्दें भी ज़्यादा होती हैं। हालांकि नेट्रम में और एक ऐसी दवा है जिसमें काफ़ी दर्दें होती हैं मरीज़ाओं को, लेकिन उनकी इलामत यह है कि आमतौर पर नेट्रम में और की मरीज़ा में खून सिर्फ 2-3 दिन रहता है और कम पड़ता है। खून पड़ना है औरतों का एक मुहावरा, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। और अगर नेट्रम में और दी जाए तो खुल जाता है और जब कमी की वजह से तकलीफ़ें होती हैं। नेट्रम में और की मरीज़ा को कमर में शदीद दर्द होती है और अगर नेट्रम में और वक्त में मिले तो वो खुल जाता है खून और आराम आ जाता है। ये दवा अजीब व गरीब है कि खून खुले तो बीमारी बढ़ती है, इसलिए इसको इस लिहाज से ये फ्लैग इस पर लगा के इसको याद रखिए। और इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, अब मैं वो बताता हूँ आपको। इंतकाल मर्ज डॉक्टर साहब ने भी बता दिया था, आपने भी बताया, दुरुस्त है। इसमें भी इंतकाल मर्ज पाया जाता है, लेकिन एक मुख्तलिफ इंतकाल मर्ज। वो जो पहली दवा थी एब्रोटिनम, उसका इंतकाल मर्ज तो नक्श हो गया ना जहन में अच्छी तरह, क्यों जी? हाँ, इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि इसका ताल्लुक कुछ रस्टॉक्स से भी नज़र आता है। रस्टॉक्स में और ब्रायोनिया में बाज़ इलामतें हैं। इसकी बाज़ इलामतें ब्रायोनिया से मिलती हैं, बाज़ रस्टॉक्स से मिलती हैं। लेकिन अगर आप इसका मिजाज समझते हो तो फिर ना रस्टॉक्स काम आएगी ना ब्रायोनिया, यही दवा काम आएगी। इसलिए इसका मिजाज जो बुनियादी है वो ये है। अगर औरत हो तो फिर पहचान मुश्किल नहीं, लेकिन और भी बातें हैं। इसका मर्ज है जो दिमाग की तरफ मुंतकिल होता है, इंतकाल मर्ज। अगर कुछ रुक जाए तो दिमाग पर हमला होगा। अगर मेंसेस रुकेंगे तो तकलीफ को मैंने बताया था ना कि तकलीफ कम होती है, लेकिन जिस्मानी तकलीफ और दिमाग की तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए एक ये इलामत बड़ी नुमाया है जिसको पहचानना चाहिए। इस दवा में मैंने बताया था गम का मादा भी बड़ा पाया जाता है, याद रख लीजिए। और ऐसी बच्ची जो सिमिसीफ्यूजा की मरीज़ा हो वो गुमसुम सी हो जाती है, जैसे गम सा लगा हो, गहरा गम। हालांकि माएँ आती हैं मेरे पास बच्चियां लेके कि कुछ बताती नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन खामोशी हो गई है और दिलचस्पी नहीं रही ज़िंदगी में, और बाज़ दफ़ा आहें भरना भी। हालांकि कोई मालूम वजह नहीं होती, ना उसको कोई सदमा पहुंचा, ना किसी ने बदसलूकी की। तो ये इस बीमारी का असर है। इस बीमारी के जहर से ऐसी इलामतें पैदा होती हैं जैसे किसी नरम दिल बच्ची को ठोकर लग जाए और सदमा पहुंच जाए। एक बहुत और ज़रूरी इलामत इसकी जो मैंने बताई थी वो आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत जगह इस मर्ज ये पहचानने में मदद देगी। असाब फड़कते हैं अक्सर मरीजों के, जहाँ कमज़ोरी वाक़या हो, जिसमें बाज़ बार सो भी जाते हैं, बाज़ असाब फड़कते हैं बाज़ बीमारियों में। और बाज़ मैंने देखे हैं ऐसे मरीज़ कि एक तरफ उनकी मुसलसल फड़क रही होती है और मुश्किल पड़ी हो तो किसी हालत वो काबू नहीं आते, और
बाज़ दफ़ा मर्ज़ जब ज़्यादा गहरी हो जाए तो मर्ज़ुल मौत से पहले भी ये इलामतें ज़ाहिर होती हैं कि जिस्म का एक हिस्सा बड़े ज़ोर से झटके लेने लग जाता है। लेकिन इस बीमारी में असाब फड़कने का एक ये नुमाया पहलू है जो रस्टॉक से मुशाबे है एक हद तक, सिर्फ कि जिस करवट लेटता है मरीज उस तरफ के असाब फड़कते हैं, और जब करवट बदलता है तो उस तरफ के असाब फड़कने लगते हैं, और इस वजह से वो करवटें बदलता है। और रस्टॉक्स में ये इलामत पाई जाती है कि रस्टॉक्स में जिस्मानी बेचैनी को हरकत से ज़रा सा आराम आता है और फिर वो शुरू हो जाती है, मगर रस्टॉक्स में जिस तरफ दबाव है उस तरफ आराम नहीं आता। चाहे सर दर्द हो या कोई भी तकलीफ हो, करवट बदलने से, जगह पोजीशन बदलने से उसमें कुछ थोड़ा सा रिलीफ होता है और फिर दोबारा वो शुरू हो जाती है। तो इस तरह बारीक नज़र से होम्योपैथिक दवाओं के असरात को ज़हन नशीन करना ज़रूरी है। ये इतना आसान काम नहीं कि बाज़ दवाएं सर दर्द की होंगी, बाज़ दवाएं किसी फलां चीज़ की होंगी। इसके लिए आपका मिजाज शनास होना बहुत ज़रूरी है, और मिजाज शनासी दवा की भी और मरीज़ की भी। जहाँ दोनों मिजाज मिल गए वहाँ सारी आगे आपका काम ख़त्म। फिर दवा इस तरह काम करती है कि आदमी हैरान रह जाता है। ऐसी मीठी गोलियाँ जिनमें कुछ भी मादा दरियाफ्त ही नहीं हो सकता, जितना मर्जी तहकीक कर लें सिवाय मीठे के, और असर इस तरह नुमाया दिखाती है जैसे ताले के अंदर चाबी घूम रही हो, और सब कुछ ठीक बैठ जाता है। इसका मतलब यह है कि दवा में वो ताकतें नहीं हैं, अल्लाह ने जिस्म में वो ताकतें रखी हैं। आखिर ये ताकत कहाँ से आती है? जिस्म को सही पैगाम मिल जाए तो जिस्म को खुदा ताला ने सलाहियत बख्शी है कि वो बीमारियां अगर वो हद से ना बढ़ चुकी हों, और ऐसे मरीज जिनके लिए मौत का हुक्म ना आ चुका हो, उन बीमारियों को जिस्म खुद ठीक कर सकता है। इसलिए जो होम्योपैथ इन दवाओं के लिए रत्बुल लिसान होते हैं, अमली होम्योपैथ को उनसे एक फ़र्क करना चाहिए। वो जब भी ऐसी दवाओं को हैरत अंगेज असर करता दिखाएं तो अल्लाह ताला की सिफ़ात के गीत गाएं कि कितना हैरत अंगेज निज़ाम उसने पैदा फरमाया है। पेशदार बीमारियां जिनको काबू करने के लिए बहुत बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक की रिसर्चेस भी काम नहीं देती, कुछ पेश नहीं जाती, वो मैकेनिकली उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं डायरेक्टली। और होम्योपैथिक दवा इस तरह काम कर रही है जैसे कुछ था ही नहीं, वो मरज़ देखते देखते गायब होना शुरू हो जाता है। वजह यह है कि खुदा ताला ने जिस्म के अंदर शिफा का निज़ाम इतना हैरत अंगेज तौर पर कामिल और बारीक दर बारीक और पेच दर पेच बनाया है कि अगर वो हरकत में आ जाए और अपने दुश्मन को पहचान ले तो दुश्मन उससे बच के नहीं निकल सकता। पहचाने कैसे, ये है सारा झगड़ा। और होम्योपैथिक का नाम है मर्ज़ की जिस्म को या रूह को शनाख्त करवाना। और ये सिस्टम मैं दोबारा बता दूं, पहले भी बताया था लेकिन आपके ज़हन में नक्श होना चाहिए ताकि आप खुद भी फिर दवाएं ऐसी बना सकें। इस तरह काम करता है कि अगर आप के जिस्म पर एक बीमारी ने कब्जा कर लिया है, मसलन आप उससे मगलूब हो गए हैं, अब आपकी कुछ पेश नहीं जा रही है, उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। और अक्सर सूरतों में एक वजह तो ज़रूर पाई जाती है, यानी जिस्म का दिफाई निज़ाम उस अचानक हमले के नतीजे में मुकाबल पर मुतहर्रिक नहीं हो सका, और जो मुअय्यन पैगाम मिलना चाहिए था कि फ़लाँ किस्म के जरासीम पैदा करो, फ़लाँ किस्म के जरासीम में यानी खुलिये बनाओ और फ़लाँ उज़्व की तरफ भेजो, इतना ताकतवर हमला है, उसके जवाब में ये करना चाहिए, वहाँ कुछ कन्फ्यूजन सा पैदा हो जाता है, वो मुकाबल पर असर नहीं दिखाता।
होम्योपैथिक इलाज का मतलब यह है कि आप एक ऐसी जहर को जिस्म को बेदार करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस जहर के इस्तेमाल के दौरान हमें तफसीलन मालूम हो चुका है कि अगर किसी को ये जहर दिया जाए तो ये इलामतें दिमाग में ज़ाहिर होंगी, ये इलामतें जिस्म में ज़ाहिर होंगी, फ़लाँ फ़लाँ उज़्व पर ये होंगी, दिल पर ये होंगी, जिगर पर ये होंगी, नाखूनों पर ये होंगी। इस तफसील के साथ आप उस बीमारी, उस जहर की शनाख्त कर चुके हैं। अब अगर एक ऐसा मरीज दिखाई दिया जिसके जिस्म में कोई रद्द अमल नहीं हो रहा लेकिन इस जहर की इलामतें पाई जाती हैं, तो जिस तरह अलजबरे में कहते हैं फ़र्ज करो असल ज़र 100 है, तो इस तरह का इलाज है ये कि हम कहते हैं कि फ़र्ज करो जो जहर भी जिस्म पर असर कर रहा है, मरीज पर असर कर रहा है, वो या यही है या इससे मिलता जुलता कोई जहर है। अक्सर मिलते जुलते होते हैं, इसीलिए होम्योपैथी नाम है। होम्योपैथी का मतलब है इलाज मिलती जुलती चीज़ों से। होम्योपैथी और आइसोपैथी में एक फ़र्क है। आइसोपैथी कहते हैं उसी चीज़ से इलाज, और होम्योपैथी कहते हैं मिलती जुलती चीज़ों से इलाज। बस हमें चूँकि इल्म नहीं है कि क्या जहर है जो काम कर रहा है, और ना हमारे पास इतने ज़राए हैं, ना इतना वक्त है, ना इतनी मशीनें ईजाद हुई हैं। आज तक इतनी तरक्की के बावजूद वो मशीनें तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ईजाद नहीं हुई जो हर मरज़ के असल मुहर्रिक को पहचान लें कि कौन सा बुनियादी जहर है जिसने ये सारी कमज़ोरियाँ पैदा की हैं, जिन कमज़ोरियों का मजमुआ बाज़ दफ़ा एक उज़्व पर हमले के नतीजे में ज़ाहिर होता है। अब जिगर अगर ख़राब हुआ है तो हमें क्या पता कि असल बुनियादी कमज़ोरी क्या थी जिसने कहाँ कहाँ बदअसरात डाले, और उस मजमुई नतीजे से जो बदअसरात का नतीजा है, आखिर जिगर जवाब दे गया। अब कहाँ वो इजादें हो चुकी हैं, मुझे तो आज तक कोई मुल्क में ऐसा नहीं मिला जिसमें इस रंग में बीमारियों की शनाख्त का निज़ाम ईजाद हो चुका हो। बस होम्योपैथ तभी हम कहते हैं हम फ़र्ज करते हैं, और फ़र्ज इस तरह करते हैं कि जिस मरीज़ को हम जान रहे हैं उससे मिलते जुलते एक जहर को भी पहचानते हैं, और वो अगर हो फ़र्ज करें तो ऐसी इलामतें पैदा होंगी। अगर आप दोनों को सही पहचान रहे हैं तो चंद डोजेज, बाज़ दफ़ा एक ही खुराक जिस्म को ये पैगाम पहुंचा देती है, अच्छा नहीं करती, मैं ये समझा रहा हूँ। जिस्म को ये पैगाम पहुंचाती है कि तुम्हारे ऊपर एक ऐसा हम हमला कर रहे हैं कि अगर ये हमला कामयाब होता तो तुम्हें ये बीमारियां हो जाती, लेकिन वो पैगाम इतना कमज़ोर होना चाहिए कि हमला ना कर सके, सिर्फ हमले का डरावा दे। इसीलिए होम्योपैथिक जितनी हल्की हो उतना ज़्यादा ताकतवर असर दिखाती है, क्योंकि वो डरावा है मगर नाकाम डरावा है। ज़्यादा असर इसलिए दिखाती है कि अगर डरावा बिल्कुल नाकाम हो तो जिस्म ज़्यादा सहूलत से मौजूद के खिलाफ रद्द अमल दिखाता है। पहले ही डरा हुआ है, किसी वजह से सहमा हुआ है, उसको अगर हल्की ताकत में डरावा देंगे तो वो समझेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं ठीक कर सकता हूँ। बस वो एहसास एतमाद है जो बेदार होता है तो सारा जिस्म हरकत में आता है, और फिर कोई ऐसा निज़ाम है जो खुलियों को हुक्म दे देता है कि ये मरीज़, ये दुश्मन तुम्हारा जिस्म में मौजूद है, इसका इस तरह मुकाबला करो। अब ये सारी चीज़ें रूहानी हैं, क्योंकि अगर कोई रूह ऐसी नहीं है जो जिस्म के ऊपर आखिरी तौर पर हुकूमत कर रही है और उसमें सलाहियत मौजूद है कि उसके जिस्म जो खुदा ने रूह की हिफाजत के लिए दिया है उस पर उसको एक इख्तियार भी दे रखा है, अगर रूह में ये सलाहियत ना हो कि वो उन सब अपने गुलाम खिदमतगारों से फ़ायदा उठा सके तो होम्योपैथिक बेकार है, असर दिखाई नहीं सकती। क्योंकि बराह रास्त साइंटिफिकली जितनी मर्जी तहकीक कर लें,
जिस मिकदार में आप दवाई देते हैं उसका उन दिफाई निज़ाम को हरकत देने से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अज खुद वो दे ही नहीं सकती। इसलिए कि अंदरूनी सोच है जो आप जिसको पहुंच नहीं सकते, उसको बयान नहीं कर सकते तफसील से, मगर जानते हैं कि आपका एक वजूद है अंदर और वही अना है, और उसी को हम रूह भी कहते हैं। उस तक अगर ये पैगाम पहुंच जाए कि तुम्हें ये खतरा दरपेश है, तो फिर जिस्म में अगर ताकत होगी तो वो उसको कह देगी कि मुकाबला करो। और फिर मुकाबला करना ये जिस्म का काम है, और जिस्म को खुदा ने वो निज़ाम मुहैया किया हुआ है कि हर बीमारी का मुकाबला कर सकता है। एक इसमें इस्तिस्ना है, उसको पेश नज़र रखना चाहिए। होम्योपैथ कहते हैं इकोनॉमी उतनी होनी चाहिए कि जिसके नतीजे में मुकाबला हो सके। अगर इकोनॉमी कमज़ोर है और हमला अमीर मुल्क की तरफ से है मसलन, तो आप बूढ़े बच्चे औरतें सब लड़ा देंगे, सब मर जाएंगे, और सही हम जवाब दे रहे होंगे, सही सिमत में दे रहे होंगे, सही हथियार इस्तेमाल कर रहे होंगे, जीतेंगे नहीं। क्योंकि हमला ज़्यादा सख्त है और जिस्म के अंदर जो उसकी तवानाई की कैफियत है वो इतनी कमज़ोर पड़ चुकी है कि वो मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए जो ज़्यादा तजर्बाकार और ज़हीन होम्योपैथ हैं वो आम होम्योपैथ्स को डराते हैं कि खुदा के लिए ऊंची ताकतें बेधड़क इस्तेमाल न किया करो, क्योंकि अगर 1,00,000 ताकत में एक मरीज को एक हुक्म दिया जाए तो, और वो सही तशखीस हो, यहाँ गलत तशखीस नुकसान नहीं पहुँचाएगी, सही तशखीस नुकसान पहुँचाएगी। ताकत का गलत इस्तेमाल हो गया है। ऊंची ताकत में उसने जिस्म को हुक्म दे दिया है कि तुम सिल के मरीज हो, तुम्हारे फेफड़े गले हुए हैं जगह जगह से, और ये हैं इलामतें उस बीमारी की, इसलिए ए जिस्म मुकाबल पर हमला करो और जवाबी कार्रवाई करो। और हालत इतनी गैर हो चुकी है कि वो जो जिस तरह गला हुआ कपड़ा है एक तरफ से सिए तो साथ से उखड़ जाएगा, उस तरह फेफड़ों का हाल हो चुका है। वो ऑर्डर देंगे तो एक किसी होम्योपैथ ने अपना तजर्बा बताया है कि वो मरीज जो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता दूध वूध पिलाकर कई महीने या साल भी चलाया जा सकता हो, वो एक ही रात में ब्लीडिंग से ख़त्म हो जाएगा। उसके फेफड़े इतना सख्त रद्द अमल दिखाएंगे कि खून की 2-4 उल्टियाँ आएंगी और मरीज हाथ से जाता रहेगा। बस दवा दुरुस्त थी, पैगाम दुरुस्त था, लेकिन इकोनॉमी काफ़ी नहीं थी। ऐसी सूरत में इकोनॉमी बिल्ड करना ज़रूरी है, और शुरू में ऐसे टॉनिक देने चाहिए जिससे मर्ज ठीक ना हो बल्कि पैलिएट हो। इसलिए ये नाम भी आपको अंग्रेजी किताबों में मिलेगा, पैलिएशन। क्योर के मुकाबले पर पैलिएशन है। पैलिएशन ऐसे अमल को कहते हैं कि मर्ज की शिद्दत में कमी आ जाती है, काबिल बर्दाश्त हो जाता है, मरीज़ की तकलीफ़ और बेचैनी में किसी हद तक इफाका होता है, मगर मुकाबला नहीं होता पूरा। जब उसको आप बिल्ड कर लेते हैं, उसकी इकोनॉमी आप देखते हैं ताकतवर हो गया, फिर वो जवाबी हमला करें बेशक। और अगर मर्ज इतना ना बड़ा हो जितना मैंने बताया मसलन सिली, तो बाज़ दवाएं हैं होम्योपैथ की जो हैरत अंगेज़ असर दिखाती हैं और समझ नहीं आती कि कैसे हो गया। मेरे पास हाँ एक और बात, ये डॉक्टर कहते हैं कि सिल का मादा खुसूसियत से अगर मैदे में ऐसी शरियानों के करीब हो जो खून पहुंचा रही हैं और खून लेके जा रही हैं, उनसे जुड़ गया हो, तो फिर होम्योपैथिक बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि जो रद्द अमल होगा तो हो सकता है वो शरियाने फट जाएं। मेरे पास एक दफ़ा रब्बा की बात है, एक मरीज़ आया जिसको माहिर डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारे फेफड़े में सुराख हैं, कैविटीज़ कहते हैं, और ये सिल की वजह से हो गई हैं। लेकिन एक्सरे वगैरह से पता चला कि वो कैविटीज़ किसी ऐसी जगह नहीं है
कि अगर उनको इलाज की कोशिश की जाए होम्योपैथिकली तो वो रगें फटने का ख़तरा हो। और इलामतें ऐसी दवा की थी जो अमूमन सिल में इस्तेमाल नहीं होती, और वो है मर्कसॉल। सिल में इसमें सिल का जिक्र भी शायद मिलता हो, बहुत वसी असर दवा है, लेकिन सिल के नाम से मर्कसॉल का दिमाग में नाम नहीं आता। तो मैंने सिल के इलाज की बजाय मरीज़ा की इलामतें पता की, तो मुझे बार बार जहन में मर्कसॉल ही आ रहा था कि इसका मिजाज मर्कसॉल से मिलता है, वही उस जैसी चीज़ें हैं। उसको मैंने, और कैविटीज़ में काली कार्ब बहुत अच्छा असर दिखाती है, लेकिन ख़ास तौर पर अगर वो बेस पर हों, यानी लंग्स में बेस जो है लंग्स का, वहाँ अगर हों तो वहाँ काली कार्ब का ख़ास ताल्लुक है। इसलिए ऐसी पुरानी खांसियाँ जिनमें आमतौर पर बलगम नीचे बैठा होता है और नीचे ही सोजिश होती है, वहाँ काली कार्ब ज़्यादा काम दिखाती है। चुनाचे मैंने उसको मर्कसॉल दी और काली कार्ब रोज़ाना 2-3 दफ़ा खाने के लिए कहा, और बाकी फिक्र था, दुआ भी की अल्लाह फजल करे। चुनाचे चंद महीने के इलाज के बाद वो मरीज़ा इस हद तक शफायाब हो गई कि बड़ी जुर्रत के साथ हॉस्पिटल दोबारा गई, उसी डॉक्टर को दिखाया। जो ताज्जुब की बात थी ये थी कि चंद महीने के अंदर अंदर कैविटीज़ भर गई थी, और उसने दोबारा एक्सरे लिए और मुझे मरीज़ा ने आके बताया कि इतना ताज्जुब हुआ उसको कि बार बार कहता था कि कैसे हो सकता है कि मेरे इल्म में नहीं ऐसा वाक़या हुआ कि कैविटीज़ इतनी जल्दी भर जाएं खुद ब खुद और ठीक हो जाएं। कहता है एक्सरेज में कहीं कैविटीज़ का निशान नहीं है। लेकिन एलोपैथिक भी मानते हैं और होम्योपैथी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सिल का जो दायरा असर है वो वक्त के लिहाज से तकरीबन 2 साल तक फैला होता है। इसलिए इसका इलाज अगर अच्छा असर दिखा भी दे तो जल्द बंद नहीं करना चाहिए, मुसलसल जारी रखना चाहिए, खा बज़ाहिर मरीज़ को ज़रूरत हो या ना हो। 2 साल तक आप इलाज करें, फिर इलाज छोड़ेंगे तो अल्लाह के फजल से जो शिफा है वो मुस्तकिल तौर पर इस्टेब्लिश हो चुकी होगी, यानी जिस्म के ऊपर उस शिफा का कब्ज़ा हो चुका होगा। जल्दी छोड़ देंगे और रिलैप्स हो जाएगा तो फिर वो दवाएं काम नहीं करेंगी। ये भी मेरा तजुर्बा है। मुझे कई दफ़ा, यानी बाज़ दफ़ा करती हैं लेकिन बाज़ दफ़ा बिल्कुल नहीं करती। इस पर मैंने सोचा कि क्या वजह है, आखिर वही दवाएं क्यों काम नहीं करती, खुसूसन गहरी बीमारियों में। तो उसकी वजह यह है कि जिस्म ने एक दफ़ा उस पैगाम को समझा और रद्द-ए-अमल दिखा दिया, और उस रद्द-ए-अमल दिखाने के बावजूद किसी और वजह से वो बीमारी दोबारा रिलैप्स कर गई है, तो उस रद्द-ए-अमल का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया है। और ये बातें ऐसी नहीं जिनको हम कीमियावी तौर पर लेबॉरेटरी में साबित कर सकें, मगर तजर्बा बताता है कि ऐसा होता है। और उसकी वजह अगर सोचा जाए तो एक नज़र आती है, मुझे ये वजह नज़र आती है कि चूँकि वैसा रद्द-ए-अमल एक दफ़ा जिसने दिखा दिया और इंसान ने अपनी गलती से उससे इस्तेफादा नहीं किया, वही मरज़ दोबारा आई है, तो अब वो जागेगा नहीं, क्या हो चुका जो मैंने करना था कर दिया है। और गहरी बीमारियों में बाज़ दफ़ा होता है कि एक ही दवा इतनी मौसर होती है और आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं है, ज़्यादा आपको इख्तियार नहीं कि ये नहीं तो ये सही, इसलिए ऐसे मरीज़ फिर हाथ से चले जाते हैं। टाइफाइड में खुसूसियत से हर होम्योपैथ जो किताबें लिखने वाला है वो इस बात का जिक्र करता है कि टाइफाइड में तुम दवाएं ना बदलना, खूब गौर कर लो, एक दवा शुरू करो तो फिर उस पर चिमटे रहो, क्योंकि एक दफ़ा अगर वो दवा दुरुस्त हुई तो असर दिखाएगी, लेकिन अगर तुमने बदल दिया तो फिर दोबारा असर नहीं दिखाएगी, मरीज़ हाथ से निकल जाएगा। इसलिए पूरा मौका दो उसको, और अगर नाकाम हो, यकीन हो जाए कि ये दवा गलत थी, फिर दूसरी शुरू करो, फिर एहतियात से चुनो। तो दवाएं बाज़ दफ़ा असर छोड़ देती हैं, उसकी वजह वो हो जो मैंने बयान किया, कोई और हो, लेकिन आपको
इसके लिए तैयार रहना चाहिए, फिर दूसरी दवा ढूंढनी पड़ेगी। और गहरे मर्जों में अमूमन नहीं मिलती, कम मिलती है। बेसिलिनम को याद रखें, सिल की बात हुई है तो, कि वो खानदान जिनमें सिल का मादा पाया जाता है के अंदर खा फौरी तौर पर सिल के आसार ना भी दिखाई दें और लेबोरेटरी में भी वो टेस्ट ना आए, उनके अंदर मादा जरूर रहता है। कहाँ रहता है, किस शक्ल में रहता है, अभी तक डॉक्टर इसकी पूरी तहकीक नहीं कर सके। मगर हालिया बाज़ तजारिब में अमेरिका में ये बात कतई तौर पर साबित हो गई है कि सिल का मादा बाज़ दफ़ा नस्लन बाद नस्लन जिस्म के अंदर मौजूद रहता है, हालांकि उसको किसी आले से शनाख्त नहीं किया जा सकता। और ये एड्स की तहकीक के दौरान बात जाहिर हुई। एड्स की तहकीक के दौरान पता चला कि ऐसे मरीज जिनके अंदर ना सिल का कोई मादा था, ना सिफिलिस का मादा था, एड्स के बाद उनके अंदर सिफिलिस की इलामतें जाहिर हो गई, यानी आतशक की। और उनकी पूरी हिस्ट्री तहकीक की गई और एक दफा नहीं, बारहा उन्होंने ये तहकीक किया और यही नतीजा निकला कि इस मरीज को ना सिफिलिस थी, ना इसके बाप को, ना माँ को, ना किसी और को। और इसी तरह सिल उनको ना हुई, ना उस घर में, ना उस इलाके में मौजूद थी। तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि बसा औकात बीमारियों का इलाज मुकम्मल नहीं होता, यानी ये उनका नजरिया है, और वो किसी शक्ल में जिस्म के अंदर मौजूद रह जाती है, यानी जिसको सप्रेशन होम्योपैथ कहते हैं, जिसको एलोपैथ तस्लीम नहीं करते कि ऐसी कोई चीज है। दूसरे लफ्जों में वही बात अब उन्होंने तस्लीम की है। जिन बीमारियों का खुसूसियत से होम्योपैथिक में जिक्र मिलता है कि ये नस्लन बादा नस्लन जिस्म में मुंतकिल होती हैं, और जब तक ये मादा रहेगा उस वक्त तक आम मर्जों में भी ऐसी दवाएं पूरा काम नहीं दिखाती जो आपने दुरुस्त तशखीस की होती है। इसलिए होम्योपैथ आपको बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि जब वक्ती अमराज दुरुस्त हो जाएं तो उस मरीज के मिजाज को दुरुस्त करने के लिए आपको इलाज जारी रखना चाहिए। एक है नज़ले का इलाज, मसलन मैंने बताया था, वो छींकें जब शुरू हो जाती हैं, वो क्या कहते हैं उसको आप, हैं नहीं, वो जो हे फीवर, तो वो ठीक हो जाएगा वक्ती तौर पर, लेकिन वो मरद नहीं जाएगी क्योंकि उसकी बीमारी के जो रुझान है वो बाकी रहेगा। ऐसी सूरत में जब ठीक हो जाए तो फिर उसका इलाज होना चाहिए एंटीसोरिक दवाओं से। कौन सी दवाई उसमें मैंने बताई थी, याद है कुछ? लेगेसिस तो है एक, लेगेसिस फौरी तौर पर भी असर दिखाती है और बाज़ दफा मुस्तकिल भी दिखाती है, इसमें यह खूबी है। मगर आर्जी और मुस्तकिल, हाँ क्या सुल्ला क्या होता है? हैं? क्या सुराइनम भी दवा है, लेकिन जो मैंने बयान किया था कम्बिनेशन वो आपको भूल गया शायद। मैंने बताया था कि एक दवा जो छींकों वगैरह को, इस किस्म के हे फीवर की छींकों को अगर इलामतें मिलती हों तो बहुत अच्छा फायदा देती है, फौरन देती है, वो एलियम सीपा है, यानी प्याज, याद है? एलियम सीपा है। एलियम सीपा आर्जी दवा है, ये लेकेसिस की तरह लंबा असर वाली दवा नहीं है। और इससे जोड़ रखने वाली, इससे मिलती जुलती दवा है एल्यूमिना। अगर मरीज एलियम सीपा से शफा पाता है तो अमूमन एल्यूमिना उसके मुस्तकिल मर्ज का इलाज करती है। और एल्यूमिना वो एल्यूमन है जिसकी देगचियां आप अक्सर से इस्तेमाल करती हैं, और ये जिस्म के अंदर बदअसर जरूर पैदा करता है। इसीलिए एक दफा एक यहाँ रॉ चली थी मगरिब में कि एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि वो कहते थे कि गाउट, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस वगैरह इससे पैदा हो जाता है। और ये मेरा भी मुशाहदा है, बहुत मरीजों को मैंने रब्बा में
बहुत मरीजों को तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि ऐसे मरीज कम तादाद में आए हैं मेरे सामने, मगर जितने आए उनमें से बहुत को मैंने देखा है एल्यूमिना से खुदा के फजल से शफा मिलती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि एल्यूमिना निस्बतन जल्दी इस्तेमाल शुरू हो जानी चाहिए। अगर मर्ज अपने आखिरी किनारों तक पहुंच चुका हो तो एल्यूमिना का असर बहुत आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, इसलिए इसका मर्ज अपने आखिरी किनारे तक पहुंचने में बाज़ वक्त 10-15 साल लेता है। तो 15 साल से जो बीमारी जड़ पकड़ गई हो उसको आप एल्यूमिना दें और समझें कि अभी जल्दी असर दिखाएगी, कोई असर नहीं दिखाएगी। उतनी लंबी उसकी जिंदगी का अरसा है तो कुछ फायदा पहुंचाएगी। इसलिए एल्यूमिना की पहचान के लिए आपको इसका खूब मुताला करना चाहिए ताकि वो इलामतें अगर जाहिर ना भी हुई हों आप एल्यूमिना को पहचान सकें। और एक जरिया आर्जी बीमारियों के जरिए पहचान का है, ये बहुत अच्छा जरिया है। जिन आर्जी बीमारियों का एक मुस्तकिल बीमारी से ताल्लुक है, उस आर्जी बीमारी के वक्त आपको याद आ जाना चाहिए कि इसकी सहेली या इसका दोस्त फला जहर है, और जब ये ठीक हो जाए तो फिर मैं उससे इसका मुस्तकिल इलाज करूंगा। तो एल्यूमिना की इलामतों को भी इस लिहाज से पेश नजर रखना जरूरी है। अब एक्टिया रेसिमोसा की बात हो रही थी, इसकी चंद बातें बताऊं, फिर मेरा ख्याल है इनकी उंगली उठने वाली हो गई है वक्त के लिहाज से। एक मैंने बताया था कि ऐसी मरीजा को यह भी वहम होता है कि कहीं इसमें जहर ही ना हो दवा में, गम के साथ फिक्र और शकूक पैदा हो जाते हैं। इसकी सर दर्द आंखों के ढेलों में और गुद्दी में, सर दर्द के जो है ना आंख और पीछे इन दोनों का ताल्लुक कायम हो जाए तो उमूमन ये मुफीद साबित होती है। अगर ऐसे असाब की लड़की को, वो जो कह रही थी ना मतली वाली बात, बदल हर मतली में नहीं, इस मिजाज की लड़की को, ऐसे असाब वाली लड़की को पीछे से अगर हमल के दौरान मतली होगी तो अक्सर दूसरी दवाएं जो मतली के लिए बेहतरीन है काम नहीं करेंगी। जब आप ये देंगे तो देखते देखते उसको आराम आएगा। वजह हमल की तकलीफों को मैं बयान कर चुका हूं, इसलिए अब दोहराई पे भी अब देख लें बमुश्किल 1-2 दवाएं हुई हैं, तो आगे मैंने नहीं जाना जब तक एक दफा इनकी पूरी तरह दोहराई न कर लूं, और फिर भी बार बार इनकी तरफ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले नक्श के बाद जब दूसरा नक्श आपके दिमाग में जम रहा है तो आपको ज्यादा अपने ऊपर एतमाद हो रहा है। आप जानते हैं कि हाँ हमने कुछ दवाएं पहचान ली हैं। तो इस तरह इंशाअल्लाह बाकी बातें कल फिर इस तरह सिलसिला जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।